हेलो एवरीवन, स्वागत है भैया आप सभी का दोबारा से हमारे चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम और कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट सीडीपी से रहेंगे और ये आपके आने वाले एचटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को डीप लेवल में डिस्कस करते हैं। और क्योंकि देखिए जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं बार बार वही रिपीट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें चेंजेस हो जाता है। तो जब हम उन क्वेश्चन के ऑप्शन को, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, तो आफ्टर रीडिंग द थ्योरी हमारे पास एक क्लू हो जाता है हाउ वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देखिए क्या कहता है। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट in which the difficulty level of question gradually increase and the time factor is secondary। ठीक है, मतलब उस तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है क्वेश्चन का, आप वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें जो टाइम फैक्टर है वो सेकेंडरी है। तो देखिए भाई, टाइम फैक्टर यहाँ पे सेकेंडरी रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड, दैट इज़ पावर टेस्ट। फिर देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, एक बार हम कर लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए पावर टेस्ट तो क्या है, हम ऑलरेडी बता चुके, पूछा भी गया है कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट किसका है? नॉलेज और स्किल का, जिसमें जो टाइम टेकन है, इन विच द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट इज़ नॉट कंसिडर्ड। मतलब बोला है ना, टाइम फैक्टर सेकेंडरी है, मतलब आपने कंप्लीट करने के लिए टेस्ट को कितना टाइम लिया, डेट डजेंट मैटर, बट द टेस्ट ऑफ एबिलिटी अपार्ट फ्रॉम द स्पीड। आप एक लाइन में अगर इसको कहना चाहिए कि है, मतलब अगर हमें एक लाइन में इसको डिफाइन करें तो ये क्या है? टेस्ट ऑफ एबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम द स्पीड। ठीक है, सेकंड इसमें हमें जो गिवन है पावर टेस्ट के बाद स्पीड टेस्ट और वर्बल टेस्ट, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जस्ट वेट स्टूडेंट। देखिए स्पीड टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्पीड टेस्ट देखते हैं। स्पीड टेस्ट क्या होता है? इज़ ए डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ फास्ट एन एग्जामिनी कैन रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन विद इन अ टाइम लिमिट। मतलब आपके पास टाइम लिमिट है और उस टाइम लिमिट के अंदर कोई भी जो एग्जामिनी है, मतलब एग्जामिनी जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो कितनी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, और इन दिस केस जो एग्जामिनी आंसर है आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज देयर स्पीड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक टेस्ट दिया हुआ है भाई, वर्बल टेस्ट। तो वर्बल रीजनिंग टेस्ट होता है जिससे हम असेस करते हैं आपकी एबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को, हाउ यू और हाउ वी कॉम्प्रीहेंड द रिटन पैसेज। तो इस तरह की जो एबिलिटी देखी जाती है वो हमारी वर्बल में देखी जाती है। और एक है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट भाई। परफॉर्मेंस असेसमेंट भी क्या होती है? दिस इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशनल असेसमेंट, जो क्या रिक्वायर करती है? डेट रिक्वायर द स्टूडेंट टू डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे नो एंड आर एबल टू डू थ्रू ओपन एंडेड टास्क सच एज कंस्ट्रक्टिंग एन आंसर, प्रोड्यूसिंग अ प्रोजेक्ट, परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। मतलब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं कि डायरेक्टली आप परफॉर्म करो। परफॉर्मेंस देखो नाम से क्लियर है ना, कि आप उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करा के दिखाओ। डेमोन्स्ट्रेट मतलब आपसे कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उसको आपको कैसे डिफाइन करना है, या फिर किसी आंसर को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरीके से आप उसका आंसर बना सकते हो। आपको कोई प्रोजेक्ट है वो आपने कैसे बनाया है, कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो परफॉर्म करके दिखा सकते हो। तो ये होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, एक मिनट। अ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। मतलब इस टीचिंग स्ट्रैटेजी में कुछ ग्रुप है स्टूडेंट्स का विद डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी, और हर बंदे की अपनी लेवल ऑफ एबिलिटी है। यूज़ ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, और वो क्या करते हैं? डिफरेंट तरह की लर्निंग एक्टिविटी को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे देखो मिलजुल कर बच्चे पढ़ रहे हैं, हर की अपना एक IQ लेवल है हर स्टूडेंट का। तो इस तरीके की जो लर्निंग होती है वो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग के अंडर आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
स्प्रेंजर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। ये किससे रिलेटेड है ये हमने बताना है। किसकी बस पूछी गई है भाई, स्प्रेंजर की। जैसे इन्होंने अलग अलग पर्सनैलिटी की हमें क्या दी थी, थ्योरी दी थी, टाइप थ्योरी थी, कोई ट्रेट थ्योरी थी। तो इसमें कुछ जो है हमारी ये पर्सनैलिटी की थ्योरी वो एक स्प्रेंजर की है जिसने अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में डिफ़ाइन किया है। लेकिन इन्होंने वहाँ यहाँ पे टाइप ना पूछ के ये पूछा है कि ये किस अप्रोच के अंडर आती है। तो भाई जो स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन है वो हमारी टाइप अप्रोच है, ना ये ट्रेट है, ना ये इंस्टिंक्ट है और ना साइको एनालिटिक है, ये एक टाइप अप्रोच है। यहाँ पे जो स्प्रेंजर था ना, उन्होंने इवेलुएट किया था पर्सनैलिटी को 6 वैल्यूज़ ओरिएंटेशन पे। कितनी पे भाई, 6। तो आपको नाम पता होने चाहिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। थ्योरिटिकल, जो आइडल्स उसने रखे थे, इकोनॉमिक, नेक्स्ट था भाई एस्थेटिक, नेक्स्ट था सोशल, एक था हमारा पॉलिटिकल और लास्ट था हमारा रिलीजियस। ये उन्होंने कुछ क्या ली थी, कुछ आइडल्स लिए थे या फिर हम ये बोल सकते हैं वैल्यू ओरिएंटेशन लिए थे, जिनके बेस पे उन्होंने अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ को बताया था। एंड द स्प्रेंजर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द पेडागोजी ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। और उनकी एक बुक है टाइप्स ऑफ मैन, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है टाइप्स ऑफ मैन। इसमें ही इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ के बारे में बताया था। स्प्रेंजर की थ्योरी है भाई, ये 6 बेस उसने रखे थे और टाइप अप्रोच के अंदर ये आती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। इनमें से कौन सा एक गुड मेंटल हेल्थ का सिम्टम नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कोई भी निकाल लेगा अगर आपको ये पता हो कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। और वैसे तो सभी को पता है भाई, मेंटली हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली अगर हम फिट है ना, वेल बीइंग है, तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मेंटल हेल्थ इंक्लूड आवर इमोशनल, आवर साइकोलॉजिकल एंड आवर सोशल वेलबींग। ठीक है, ये अफेक्ट करती है, हमारी मेंटल हेल्थ ही है जो हमें अफेक्ट करती है कि हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी एक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर, एंड इट ऑल्सो डिटरमाइन हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं तो आप मेंटली बिल्कुल फिट हैं, आज टाइम में बात करूँ तो। ठीक है, और हेल्दी चॉइसेस आपकी हैं तो आप मेंटली फिट हैं। एंड मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट नॉट ओनली इन यंग एज, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एडोलसेंस थ्रू अडल्टहुड। मतलब आपकी लाइफ की हर स्टेज पे मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ का एक हम ये कहेंगे सिम्टम नहीं है, तो वो ना फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहता। मेंटली हेल्दी पर्सन, उसकी लाइफ में बैलेंस होता है, नॉलेज होता है, पोटेंशियल का उनकी लिमिटेशन है, फ्री फ्रॉम होता है वो अनडिज़ायरेबल वरीज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन एन अडोलसेंट इज़ अनेबल टू शो एंगर टू हिज पेरेंट्स। एक अडोलसेंट चाइल्ड है, अगर वो एबल नहीं है अपने गुस्से को शो करने में अपने पेरेंट्स के आगे, तो वो क्या करता है, ही शोज़ हिज एंगर टू हिज यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर के सामने वो अपना एंगर शो करता है। तो ये किस तरह का किस डिफेंस मैकेनिज्म का ये एग्जाम्पल है, हमसे ये पूछा गया है। तो वही मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है। उसने अपना गुस्सा दूसरे पे उतार दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इज टर्म्ड एज। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है भाई यहाँ पे स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है स्कीमा है क्या। तो ये एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो हमारी हेल्प करता है कि हाउ वी अंडरस्टैंड आवर थिंग, आवर वर्क। मतलब किसी भी चीज़ को जिस भी मेंटल स्ट्रक्चर से हम समझते हैं ना, वो हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी बिल्ट स्कीमा है। ठीक है,
एंड स्कीमा हैज़ टू डू विद हाउ वी ऑर्गेनाइज द नॉलेज। स्कीमा ही हेल्प करता है कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं नॉलेज को। एज वी टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन तो वी कनेक्ट इट टू अदर थिंग्स वी नो, बिलीव और हैव एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर है हमारे माइंड के अंदर, जिससे हम जो नॉलेज है हमारे माइंड में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे। may be defined as the capacity to reason with emotion in 4 areas कि how we perceive the emotion, how we integrate it with the thought, emotion को हम अपनी thought के साथ integrate कैसे करते हैं, how we understand it, हम emotion को दूसरे के या खुद के emotion को manage कैसे करते हैं, understand कैसे करते हैं। तो ये definition दी थी भाई emotional intelligence की। तो ये पूछा गया है ये डेफिनेशन किसने दी थी। वैसे तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस को देने वाले कौन हैं, डेनियल गोलमैन भी हैं और मेयर और पीटर सेलोवे, सबका इनका योगदान रहा है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी, मेयर और पीटर सेलोवे ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड को मेज़र करना है तो इनमें से डायरेक्ट मेथड कौन सा नहीं है। दो तरह के मेथड होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। डायरेक्ट मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। तो उसमें से इन्होंने पूछा है कि डायरेक्ट कौन सा नहीं है। तो भैया जो डायरेक्ट नहीं है वो प्रोजेक्शन नहीं है। बाकी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी का डायरेक्ट ले रहे हैं, क्वेश्चनेयर मतलब क्वेश्चनेयर आपने उसके सामने एक क्वेश्चनेयर दिया और उसने अपने आंसर फिल कर दिए, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, डायरेक्टली आपके आंखों के आगे है। लेकिन जो प्रोजेक्शन है ये तो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आ जाएगा। तो दो मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजर आर ऑफन बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब वहाँ पे आपके ना रिएक्शन को चेक किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट मेजर है वो यूजुअली बेस्ड ऑन द सेल्फ रिपोर्ट और रेटिंग। जैसे हमने किसी का इंटरव्यू ले लिया, किसी को ऑब्जर्व कर लिया, तो ये हमारे डायरेक्ट मेथड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ए हॉर्स कैन बी ब्रोट नियर वाटर। ठीक है, हम एक घोड़े को पानी के पास लेके आए बट कांट बी फोर्स टू ड्रिंक, लेकिन हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो पानी पिए। तो जो ये स्टेटमेंट है ये थॉर्नडाइक के किस लॉ ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। थॉर्नडाइक ने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ दिए थे, तो यहाँ पे जो ये रिलेटेड है ये लॉ ऑफ रेडीनेस से है। देखो आप बच्चे को बुक्स के पास ले आए, लेकिन वो बुक से कितना ग्रेस्प कर रहा है माइंड में। अगर वो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए रेडी है तो वो चीज़ उसके माइंड में ईजिली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको ज़बरदस्ती लेके आए हैं, फोर्सफुली लेके आए हैं, तो आप उसको रेडी नहीं कर सकते। वो रीड करेगा बुक्स को लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, वो टाइम को वेस्ट करेगा। तो ये हमारे थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ रेडीनेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से टीचिंग का लेवल कौन सा नहीं है, ये हमने बताना है। तो देखिए टीचिंग के 3 लेवल होते हैं इस तरीके से। ये हमारे मेमोरी लेवल से स्टार्ट होता है, फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है और बिल्कुल जो हाईएस्ट लेवल है ना वो रिफ्लेक्टिव लेवल है। बेस लेवल हमारा मेमोरी है और बिल्कुल थॉटफुल जो लेवल है वो रिफ्लेक्टिव है। तो यहाँ पे बेसिक लेवल कोई भी टीचिंग का लेवल नहीं होता। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रॉन फैन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। मतलब इस थ्योरी का जो एक पार्ट है वो कौन सा नहीं है। हमने इस थ्योरी की बात भाई अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी कि जो ये है भाई ब्रॉन फैन ब्रेनर, ये क्या कहते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट में ना उसके एनवायरनमेंट का काफ़ी योगदान रहता है। इनका कहना ये है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉन फैन ब्रेनर्स थ्योरी देयर आर 5 एनवायरमेंटल सिस्टम। 5 एनवायरमेंटल सिस्टम होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट को। और ये जो 5 सिस्टम है भाई ये कौन कौन से होते हैं, माइक्रो सिस्टम होता है, एक मीजो सिस्टम भी होता है,
एक होता है भाई एक्सो सिस्टम, इसमें गिवन नहीं है वो, एक एक्सो सिस्टम होता है, एक हमारा मैक्रो सिस्टम होता है और एक हमारा क्रोनो सिस्टम होता है। तो मतलब इनमें से जो सिस्टम नहीं है वो माइनर सिस्टम नहीं है। अब की बार ये पूछा गया है, हो सकता है इस टाइम ही यहाँ से क्वेश्चन उठ जाए, तो ये दो भी आपको याद रखने हैं, माइक्रो, मैक्रो, मीज़ो, एक्सो और क्रोनो। माइनर कोई सिस्टम नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच पेयर इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इमोशन एंड बेसिक इंस्टिंक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। बेसिक इंस्टिंक्ट दिया हुआ है और इमोशन दिया हुआ है, तो इमोशन से रिलेटेड जो इंस्टिंक्ट का पेयर है वो जो करेक्ट नहीं है वो हमने बताना है। देखिए, ओनरशिप में कलेक्शन, वंडर में क्यूरियोसिटी, फियर में एस्केप होता है, लेकिन एंगर में रिपल्शन नहीं है, तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट इसका नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वे इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट की सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट बेस्ट वे इनमें से कौन सा है। तो देखिए, ऑर्गेनाइज करे ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें सब कोई भी एक्टिविटी होगी या किसी भी एक्टिविटी में ग्रुप में बहुत सारे एक साथ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे ग्रुप एक्टिविटी को, तो ये एक बेस्ट अप्रोप्रिएट वे है सोशल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू मास्लो नीड हिरार्कियल थ्योरी, एस्टीम नीड, जो एस्टीम नीड होती है वो किस तरह की नीड होती है। फिर से मास्लो का क्वेश्चन वैसे पहली बार आया है, हमने इतनी वीडियो बनाई है इस पे, तो मास्लो की थ्योरी भी भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। मास्लो ने थ्योरी दी थी हिरार्कियल नीड थ्योरी, और उसमें मास्लो ने जो थ्योरी दी है वो एक इस तरीके की फॉर्म में उन्होंने डिफ़ाइन किया है, एक मॉडल बताया है कि एंड दिस मॉडल इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर। जो ये मॉडल है ना, ये क्यों बनाया गया है कि हम जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पे मास्लो ने जो वो लिए हैं भाई, अलग अलग ह्यूमन नीड ली हैं, उनमें उसकी फिजियोलॉजिकल नीड आती है, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू मास्लो नीड एस्टीम नीड आर विच टाइप ऑफ नीड, ये बताना है कि जो एस्टीम नीड उसने एक लेवल लिया है वो किस टाइप की नीड है, एस्टीम नीड। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, एस्टीम मतलब हमारी कुछ मतलब पोजीशन है, हम कहीं ना कहीं मैटर करते हैं सोसाइटी के अंदर, एस्टीम है ये हमारी, तो ये एक सोशल नीड है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ नॉट रिलेटेड टू भाकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो अब ये टेस्ट नाम से ही क्लियर है, नाम से ही ये टेस्ट फेमस है, भाकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि ये टेस्ट है क्या। वैसे तो देखिए ये सीधा नाम से ही पूछा गया है, तो इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक तो इस टेस्ट में भाकर मेहंदी क्या करना चाहते हैं, किस तरीके का ये टेस्ट है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। तो ये भाई एक नॉन वर्बल टेस्ट है क्रिएटिव थिंकिंग का, जो किसने दिया था, भाकर मेहंदी ने। और दिस टेस्ट इज़ इंटेंडेड टू मेजर द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू डील विद द फिगरल कंटेंट इन ए क्रिएटिव मैनर। मतलब आपको ना कुछ फिगरल कंटेंट दे दिया जाता है, कोई फिगर आपको दी जाती है, तो उस फिगर को देख के आपको क्या करना है, एक वो बताना है, क्रिएटिव मैनर में कोई स्टोरी आपको वहाँ पे बतानी है। तो उससे आपके पर्सनैलिटी और आपके, हम ये कह सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी तो नहीं, मेनली आपकी क्रिएटिविटी का पता हम वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये भाकर मेहंदी ने दिया था, नॉन वर्बल टेस्ट है। और फिर मैं बता देती हूँ, इसमें इंडिविजुअल की एबिलिटी को देखा जाता है कि हाउ एन इंडिविजुअल डील विद द फिगरल कंटेंट, किसी भी फिगर कंटेंट के साथ वो पर्टिकुलर पर्सन एक क्रिएटिव मैनर में कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू मेजर द सेम, जैसे पिक्चर कंस्ट्रक्शन दे दिया, पिक्चर कंप्लीशन दे दिया, फिर ट्रायंगल और एलिप्सिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरीके का होता है ये भाकर मेहंदी टेस्ट। और इसमें अब ये पूछा है नोट रिलेटेड, तो आस्क और गैस रिलेटेड टास्क इसमें नहीं होते, ये सब इसके अंदर आते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, नो टू पर्सन कैन बी एग्जैक्टली अलाइक, बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस में बिलोंग टू डिफरेंट एरिया, बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस अराइज ओनली ड्यू टू हेरिडिटी, ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नता है, वो सिर्फ हमारी हेरिडिटी की वजह से है, ऐसा तो नहीं है। एनवायरनमेंट का भी पूरा इफेक्ट है भाई, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, Who is called the father of trait theory for the study of personality। मतलब किसको फादर माना जाता है ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का। तो जो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है भाई, ये किसने दी थी, आलपोर्ट ने दी थी। आलपोर्ट को फादर माना जाता है। और ये जो थ्योरी है पर्सनैलिटी की, ये सजेस्ट करती है कि जो लोग हैं, पीपल हैं, दे हैव सम सर्टन बेसिक ट्रेट, उनके अंदर कुछ ट्रेट हैं, एंड इट इज़ द स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ दोज ट्रेट डेट अकाउंट फॉर पर्सनैलिटी डिफरेंस। और उन पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से ही क्या आता है, पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस आते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और फादर इसका कौन माना जाता है, गॉर्डन आलपोर्ट को फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज करेक्ट फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है आपको, क्या करना है, दूसरे से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपको उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, तो कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट होगा वो हमने बताना है। तो वो रहेगा हमारा लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ट्रायकिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायकिक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी एक टाइप नहीं है इंटेलिजेंस की। तो भाई ट्रायकिक थ्योरी ये भी एक इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ट्रायकिक मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए गए हैं, नाम से ही क्लियर है। तो ये जो थ्योरी थी ना भाई, ट्रायकिक थ्योरी, ये प्रपोज की थी जे और स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पे बताई है। एक तो प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल क्या होगी, द एबिलिटी टू गेट अलोंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। सेकंड उन्होंने बात की है क्रिएटिव की। क्रिएटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी टू कम अप विद न्यू आइडियाज़, के कितने नए आइडियाज़ बच्चे को आते हैं, कितना क्रिएटिव माइंड उसका है। एक एनालिटिकल होती है। एनालिटिकल होती है द एबिलिटी टू इवेलुएट इंफॉर्मेशन एंड सोल्व द प्रॉब्लम, कि आपके आगे कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उसको किस तरीके से इवेलुएट करते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल ना, ये ट्रायकिक थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी व्हाट लेवल ऑफ मॉरलिटी इज इट व्हेन मॉरलिटी इंक्लूड सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल। मतलब हम जो मॉरल प्रिंसिपल है वो हमारे सेल्फ एक्सेप्टेड होते हैं, तो ये कौन से लेवल में आता है, ये चीज़ कौन से लेवल में आती है, तो ये आती है भाई हमारे पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस पीरियड, जो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए, ट्रांजिशनल पीरियड है एडोलसेंस, इट इज़ अ पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, इट इज़ अ टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी। एडोलसेंस की अगर हम बात करें, इट इज़ अ थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड भी है और ये पीरियड ऑफ अनरियलिज्म भी है, मतलब संधिकरण की अवस्था है, पहचान की। देखिए, वैसे तो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक इसके लग रहे हैं मेरे को एडोलसेंस के। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये चारों ही कैरेक्टरिस्टिक, हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क्स मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर गिवन है ना, ये सारे ही कैरेक्टर हमारे एडोलसेंस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु डेवलप द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। मतलब जो टेट था, ये एक टेस्ट था भाई, इसको डेवलप किसने किया था। टेट की फुल फॉर्म क्या होगी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। क्या ये टेस्ट था और इसको डेवलप किसने किया था, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट को। तो भाई इसको देने वाले थे हमारे मुरे एंड मॉर्गन।
अब क्वेश्चन आता है, कई बार ये भी पूछ ले भाई हमसे कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में होता क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। मुरे और मॉर्गन ने ये दिया था। ये एक तरह का प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक एम्बिग्यूअस सी पिक्चर, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होता है, एम्बिग्यूअस टाइप की एक पिक्चर होती है जिसको डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्राइबिंग एम्बिग्यूअस सीन टू लर्न मोर अबाउट ए पर्सनस इमोशन। जब वो उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है पर्टिकुलर पर्सन, तो उससे हम उस पर्टिकुलर पर्सन के इमोशंस को, उसके मोटिवेशंस को, उसकी पर्सनैलिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, ये हमारा टेस्ट, और देने वाले कौन है, मुरे एंड मॉर्गन। फिर है भाई क्वेश्चन नंबर 23. What type of reinforcement schedule it when reinforcement is provided to the learner only after a certain number of response? मतलब उसने कुछ रिस्पॉन्स दिए, वो करेक्ट थे, और उन रिस्पॉन्स के बाद उसको क्या दिया जा रहा है, reinforcement शेड्यूल दिया जा रहा है। तो ये किसके अंदर आता है, ये फिक्स्ड रेशो के अंदर आता है। फिक्स्ड रेशो मतलब कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद हम उसको दे रहे हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए रहेगा। अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, एडोलसेंस पीरियड क्या है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो एडोलसेंस पीरियड है वो क्या है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग? पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग की मतलब जिन फैक्टर की वजह से हमारी लर्निंग एनहांस हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे वो फैक्टर कौन से हैं? इंफॉर्मेशनल फीडबैक करेक्ट आंसर है भाई यहाँ पे। मीनिंगलेस कंटेंट से नहीं होगी, लैक ऑफ मैचुरेशन से नहीं होगी, लैक ऑफ मोटिवेशन से नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन फीडबैक अगर मिलता है तो ये पॉजिटिवली एनहांस करता है हमारी लर्निंग को। रोहित हेल्प अदर्स टू गेट प्रेज, रोहित दूसरों की मदद करता है ताकि उसको की प्रशंसा करे सब। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन है, क्योंकि बाहरी रिवार्ड उसको चाहिए। तो ये किस तरह का मोटिवेशन हुआ भाई, एक्सट्रिंजिक। अब पूछा भाई इंटेलिजेंस कोशेंट क्या होगा जब एक बच्चा 15 साल का है लेकिन उसकी मेंटल एज 12 है। अब इंटेलिजेंस कोशेंट हम कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब यहाँ पे मेंटल एज कितनी है भाई हमारी, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर सोल्व करती हूँ। यहाँ पे मेंटल एज है हमारी 12 और क्रोनोलॉजिकल एज है 15, ऐसा ही है, और इनटू 100 तो कट करते हैं भाई 20, ये 15, 3 चौक 12 और 20 चौक ये आ जाएगा भाई 80 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो उसकी एक्चुअल में एज है, और मेंटल एज होती है जो उसकी मेंटली एज है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज 15 थी और मेंटल एज 12 थी, और इनटू में हमने 100 कर दिया। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। नेक्स्ट है एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट। आप इनमें से कौन सा काम नहीं करोगे जिससे मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप हो? तो उसके लिए आप क्या नहीं करेंगे, हम अवॉइडेंस नहीं करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब जिसमें एक बच्चा किसी एक प्रॉब्लम के बारे में डाइवर्जेंटली सोचता है, अलग अलग तरीके से सोचता है, तो इससे तो नए आइडियाज़ आते हैं ना उसके माइंड में। तो अगर आप इसको स्टॉप कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो क्या उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी? नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। डेवलपमेंट विच प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, ये हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्वेश्चन है कि जब एक पर्सन की डेवलपमेंट सेंटर बॉडी से पेरिफेरी की तरफ होती है तो इसको कौन सा प्रिंसिपल बोला जाता है? तो ये है भाई हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रोक्सिमो डिस्टिल प्रिंसिपल। हंगर और थर्स्ट ये किस तरह के मोटिव हैं? तो ये हमारे इंट्रिंसिक मोटिव हैं। पानी देखते ही हमें, अगर हम प्यासे हैं तो हमें थ्रस्ट होगा, भूखे हैं तो हंगर होगी, अपने आप ही ये चीज़ें होंगी। तो ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे सीडीपी से। होप करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।